नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। यह है जेएसएससी का क्वेश्चन बैंक, यानी ये जो सामान्य विज्ञान का मैं आज टेस्ट आपके बीच रख रहा हूं। यहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो जेएसएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है सीजीएल के लिए, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है जेपीएससी के लिए, क्योंकि जेपीएससी में पेपर पूछा जाता है साइंस एंड टेक। साथ ही इम्पॉर्टेंट है आपके निम्न वर्गीय लिपिक जो भी वैकेंसी आई है, या वो एक्साइज कांस्टेबल के हों या वो कोई टीचर की वैकेंसी हो, जैसे हाई स्कूल टीचर हो या फिर टेट की हो, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और झारखंड दरोगा के लिए तो यूं कहे बहुत ही शानदार। मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूंगा, आपका काम है उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट करते रहना। आपके सामने प्रश्न दिखाऊंगा, ऑप्शन होंगे 4, जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट देते रहने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बता दूं, जो ऑप्शंस होंगे जहां पे जो डिस्कशन होगा वो भी मैं करता चला जाऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को कभी बाद में भी देखें तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे जो डाटा है वो मिलेंगे और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये, शीतलन। यहाँ पे मैंने ये काम किया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों का रखा है ताकि इंग्लिश वाले भी समझ पाएं। शीतलन खालिस्तान के कारण होता है। कूलिंग इज काउज्ड बाय संक्षेपण, वाष्पीकरण, जमना या वल्केनाइजेशन। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। पहले का उत्तर बताइए क्या होगा। कूलिंग इज काउज्ड बाय, बताइए फटाफट। पहला का उत्तर बताइए, पहला का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, जिनका भी आ रहा हो बी। ये देखिए वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, जब भी कोई ठोस या यौगिक एलिमेंट यानी तत्व गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। या यूं कहें कि टेम्परेचर द्वारा यहाँ पे जो जल है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे 71% भाग पर जल है। अब टेम्परेचर द्वारा जब ये जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। तो कूलिंग इज काउज्ड बाय क्या होगा, वाष्पीकरण। शीतलन वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, कभी मैं ज्योग्राफी वाले क्लास में बता दूंगा, बट यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है समुद्र, समुद्र में यहाँ पे गर्म वायुमंडल है, हवा के संपर्क में आई और ये एकदम ऊपर उठ गया और ये जाके इस तरह से बादल बनाता है। जैसे इसको यूं समझिए, एक तवे पे, गर्म तवे पे आप पानी डालिए, छन से करके ऊपर उठता है, वो वाष्प बन के ऊपर जाता है और वो उस जगह पे जाके जमता है जहां पे गर्म हवाएं नहीं होती हैं, और यही अंततः वर्षा का रूप लेता है। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा ठंडा ठंडा पानी आता है और उसके बीच में बर्फ का टुकड़ा भी आता है। कभी वो मैं ज्योग्राफी क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। आज का दूसरा प्रश्न, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटेज। आंसर दीजिए, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, सोच समझ के बताइएगा। जवाब दीजिए, बाकी लोग भी दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। वाह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिनका भी जवाब आया हो दूसरा का बी, बहुत ही बढ़िया। दूसरा का उत्तर क्या होगा, 8 है ना। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है। आज का तीसरा प्रश्न, एक वाहिका यानी वेसल जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है वह है, यहां पे देखिए ऑप्शन में दिखा देता हूं 4। A vessel that carries oxygen rich blood to the body, यह आपसे पूछा गया है, फटाफट उत्तर दीजिए। नसे वेन्स, धमनी आर्टरी, नाड़ी पल्स या एट्रियम। उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। तीसरा का उत्तर बताइए, जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। एक वाहिका जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है, बहुत ही शानदार जवाब जिनका आया है तीसरा का, आर्टरी। देखो ये धमनी क्या होता है, रुधिर से यानी हार्ट से, ये मैं सिंपली समझाता हूँ। हृदय से जो है ब्लड को
शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने का काम धमनी करता है, यानी आर्टरी करता है। आर्टरी क्या है? इसकी जो दीवारें होती है मोटी होती है ना, लचीली होती है। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। उच्च रक्तचाप को भी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रक्तचाप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। बताइए, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दबाव यानी प्रेशर, हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, एक है हाइपरटेंशन और एक है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। उत्तर दीजिए सोच समझकर। 4 का उत्तर बताइए। 4 का उत्तर दीजिए फटाफट। वाह, बहुत बढ़िया। 4 का जिनका उत्तर है हाइपरटेंशन, ये है सी ऑप्शन। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80, 120/80। इस वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, और इस वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक, ये सामान्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जब भी आप कभी मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर ही है जो आपके बॉडी को बिल्कुल ठीक ठाक रखता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाए, कितना ब्लड प्रेशर होगा तो उसको समझना चाहिए कि हाइपरटेंशन हो गया है, तो वो लगभग 150/90, अगर इतना लगभग आ रहा हो या इसके इर्द गिर्द तो आपको हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रक्तचाप को हम किस में मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। 5वां नंबर, फेफड़ों में छोटे हवा के थैलियों को कहा जाता है। अब ये बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, फेफड़े में 2 फेफड़े हैं, बाएं वाला और दाएं वाला, ये ना 2 फेफड़े हैं। फेफड़े में छोटे हवा के थैलियों को कहा जाता है। टिनी एयर सैक्स इन लंग्स आर डक्ट्स यानी नलिकाएं, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली या विंड पाइप यानी श्वास नली। उत्तर दीजिए 5वां का। 5वां का उत्तर दीजिए फटाफट। वाह, बहुत बढ़िया। 5 का जिनका भी उत्तर आया हो, 5 का, बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब। 5 का आंसर होगा। कुछ लोग यहाँ पे गलत उत्तर दे रहे हैं, बाकी लोग भी दीजिए फटाफट, फटाफट उत्तर दीजिए, बाकी लोग भी दीजिए। सुपर जवाब जिनका 5 का आया है एल्वियोली। देखिए, ब्रोंकियल्स क्या है समझिए, श्वास नली जो वक्ष गुहा है, मान लीजिए ये श्वास नली वक्ष गुहा है, इसमें पहुंचकर दाएं और बाएं 2, ये दाएं बाएं 2 जगह खुल गया, 2 है हमारे श्वास नली, है ना। 2 श्वसनियों यानी ब्रोंकी या श्वास नलिकाओं यानी ब्रोंकियल्स में विभाजित होती हैं। ठीक, इनमें 2 विभाजित जो होती हैं। इसके अलावा इनमें जैसे कुछ गुच्छा 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 गुच्छा, भी हमें फिगर में तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, गुच्छा गुच्छा होता है, इसके अंदर जो होता है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं एल्वियोली, और ये गुच्छे वाले को बोलते हैं ब्रोंकियल्स। तो गुच्छे वाले के अंदर छोटे हवा की थैली को क्या बोलते हैं हम? एल्वियोली। एल्वियोली कितने होते हैं? तो एक फेफड़ा में लगभग 300 करोड़ होते हैं। यूं ही हम सांस धड़ाधड़ नहीं ले लेते हैं, है ना। एक फेफड़े में 300 करोड़ वायुकोश होते हैं। वायुकोश इसको हिंदी में बोलते हैं, एल्वियोली को क्या बोलते हैं हिंदी में? वायुकोश बोलते हैं। बहुत शानदार जवाब जिनका सी उत्तर आया था। 6ठा प्रश्न, एक जैविक सामग्री है जो ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए, बायोमास, फोसिल, इथेनॉल या मीथेन। इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल। रीन्यूएबल पूछा है यहाँ पे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बताइए, हम उसको रीन्यू कर सकते हैं। 6 का उत्तर दीजिए, जो सही उत्तर देगा थम्स अप। सुपर जवाब, बाकी लोग भी दीजिए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। सुपर जवाब जिनका आया है बायोमास। बायोमास क्या है? एक जैविक सामग्री है जो ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में, अक्षय स्रोत किसे कहते हैं? जो कभी खत्म ना हो। अगर किसी का नाम है अक्षय तो समझिए कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना, बायोमास। चलिए, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया था ए। 7 नंबर, चलिए, यह परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है, खाली स्थान है पहले, तो बताइए, इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ग्रेविटेशनल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। उत्तर दीजिए 7 का।
गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, दीप्तिमान ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए बाकी लोग फटाफट, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। शानदार जवाब, जिनका उत्तर है 7 का डी, परमाणु ऊर्जा। 7 का आंसर जिनका है डी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा या परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए 8वां नंबर, मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या है। ह्यूमन सालिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन, टायरिन या पेप्सिन या रेनिन। चलिए उत्तर दीजिए। मैं ऐसे बता देता हूँ, लार में जो है ना, मानव का जो लार होता है, मानव का जो लार होता है, इसमें 99% क्या होता है, जल होता है, वाटर, ये वाटर होता है। 1% क्या होता है, एंजाइम होते हैं। और हमारे जो मानव लार हैं उसमें 2 प्रकार के मुख्यतः एंजाइम होते हैं। तो पहला जिनका उत्तर आ गया है 8 का, बहुत बढ़िया, टायलिन। पहला तो टायलिन आप जानते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, दूसरा क्या है, टायलिन और लाइसोजाइम। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। वाटर भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि ये घोलता है चीज़ों को। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें अगर पूछेगा कि पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो बोलिएगा मुख से ही हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। आज का 9वां प्रश्न, मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है, उत्तर बताइए। ललाट, पाली, अनुमस्तिष्क पिंड यानी सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा या पश कपाल पाली। बताइए, उत्तर बताइए, 9 का उत्तर बताइए। 9वां का उत्तर दीजिए फटाफट। एक बात मैं और बता देता हूं, चलिए पहले उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग। जो उत्तर होगा वो बीपी को भी कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बीपी को भी कंट्रोल ये करेगा। उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका आ गया हो सी, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा करता क्या है, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है, जैसे खांसना हो गया, छींकना हो गया, वोमिटिंग हो गया, इन सभी को मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करता है। पाचन, सांस लेना और हृदय गति, इनको भी ये कंट्रोल, हृदय गति को अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो हृदय धड़ 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 धड़कने लगेगा या बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो ये कंट्रोल करके रखता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया था 9 का सी। 10वें नंबर पे चलते हैं। जब एक परमाणु की पूर्ण कक्षा होती है तो यह कहलाता है, व्हेन एन एटम हैज फुल आउटर ऑर्बिट इट इज अस्थिर, वैलेंस, स्थिर या प्रभारित। उत्तर दीजिए। ये थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, इसमें फटाफट उत्तर दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया उत्तर। 10 का जिनका उत्तर आया है सी, स्थिर, स्टेबल। 11वां नंबर, एक आयन बनता है जब एक परमाणु खाली स्थान खोता या प्राप्त करता है। एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स एन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। बताइए, उत्तर बताइए। 11 का उत्तर दीजिए। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये एक ऋणावेशित कण है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। एक आयन जब बनता है जब एक परमाणु क्या करता है। 11 का जिनका उत्तर आया सी, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन खोता या प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। 12 नंबर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब उसका रंग हो जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्राउट लाइम वाटर इट टर्न्स, नीला, बैंगनी या हरा या दूधिया। बताइए। 12 का उत्तर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब उसका रंग हो जाता है। बहुत बढ़िया, उत्तर दीजिए फटाफट बाकी लोग।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दुधिया। ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। याद रखिएगा इंग्लिश भी वर्ड, कभी मिल्की भी दे देगा, है ना, मिल्की या दुधिया। आज का 13वां प्रश्न, एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोटोप, रेडियोमेट्रिक, एलोट्रॉप्स या हाफ लाइफ। 13 का उत्तर बताइए। तेरह का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, 13 का जिनका उत्तर आया है सी, एलोट्रॉप्स। बहुत बढ़िया। 14 नंबर, NaOH है, एक है, क्या है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। NaOH क्या है? बेस है, एसिड है, एल्काइन है या क्लोराइड है? बताइए। NaOH उत्तर दीजिए। एक होता है आपका NaCl, राइट। NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साधारण नमक, टेबल साल्ट या खाने का नमक। याद रखिएगा, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, टेबल साल्ट, या इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है NaOH। NaOH क्या है? बेस है, एसिड है, एल्काइन है या एल्कालिन है? बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया 14 का, बहुत ही शानदार, जिनका उत्तर आया है 14 का ए। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह एक उच्च कोटि का क्षार है, इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाहक सोडा। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस उच्च कोटि का एक बेस है यानी क्षार है। चलिए, बहुत बढ़िया। 15वां नंबर, यहाँ पे देखिए घेंगा होगा, है ना। यहाँ पे घंघा को जगह घेंगा कर लीजिएगा। घेंगा रोग के उपचार में का आइसोटोप उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, आयोडीन, कार्बन या हाइड्रोजन? उत्तर दीजिए। घेंघा को हम ग्वाइटर या गलगंड रोग भी कहते हैं। घेंगा को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। ठीक है, जब बड़ों में हो तो ये तो घेंगा हो गया। ठीक है, और उत्तर दीजिए फटाफट। बाकी लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया है बी, आयोडीन। घेंगा रोग के उपचार में हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, ये तो बड़ों में होगा भाई, घेंगा कह दिए, ग्वाइटर कह दिए। बच्चों में अगर यही आयोडीन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? याद रखिएगा, बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म रोग। क्रिटिनिज्म रोग होगा बच्चों में, जैसे बड़ों में घेंगा कह देते हैं ना, बच्चों में क्या कहेंगे हम? क्रिटिनिज्म रोग। इसमें बच्चा क्या होगा? मंदबुद्धि का हो जाएगा, बौना निकल जाएगा। तो आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा होता है? क्रिटिनिज्म रोग। और बड़ों में वैसे देखिएगा तो घेंगा या ग्वाइटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रोटीन, खालिस्तान एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये PSC एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, UPSC में भी पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। 16 नंबर का उत्तर बताइए। उत्तर मिक्स मत दीजिए, कुछ लोग गड़बड़ उत्तर दे रहे हैं, बाकी लोग बताइए सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए। कुछ लोग बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग टेस्ट में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। 16 का उत्तर बताइए फटाफट, और लोग उत्तर दीजिए। बाकी लोग बताइए फटाफट। बहुत शानदार, जिनका उत्तर है 16 का डी, फाइब्रिनोजेन। देखिए क्या पूछा है, एक प्रोटीन है जो रक्त जमाने में मदद करता है, ये है फाइब्रिनोजेन है। और ये फाइब्रिनोजेन मुख्य रूप से क्या करता है? मुख्य रूप से क्या करेगा? ये रक्त वाहिकाओं को बंद करता है। रक्त वाहिकाओं को बंद करता है, जैसे कट फट गया तो बंद कर देगा, ताकि आपका ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रक्त जमावट, जैसे आप कभी गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं गिर गए, या कभी आप चोट लग गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो आपका ब्लीडिंग होगा। लेकिन ये क्या करता है? रक्त वाहिकाओं को, जहाँ से रक्त निकल रहा है उसी को ये बंद करने का काम करता है। अगर ये ना रहे तो खून धड़ाधड़ निकलते रहेगा। ठीक है, और ये फाइब्रिनोजेन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। 17वां नंबर पे चलते हैं। पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए।
कवक विज्ञान माइकोलॉजी, इकोलॉजी परिस्थिति विज्ञान, और आचार विज्ञान इथोलॉजी या हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान। चलिए उत्तर बताइए फटाफट 17 का। सत्रह का उत्तर बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब 17 का, जिनका आया है सी। पशु व्यवहार के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इथोलॉजी यानी आचार विज्ञान। क्या बोलेंगे? इथोलॉजी। कवक विज्ञान माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, सवालों के अध्ययन को। ये पारिस्थितिकी का अध्ययन है, और ये ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान। बहुत बढ़िया। 17 के बाद 18, न्यूटन का पहला गति का नियम, यहाँ पे गति का कर लीजिएगा, गति का नियम इस नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए उत्तर दीजिए। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा है, और न्यूटन के गति नियम से क्वेश्चन ना पूछे ये बहुत नाइंसाफी होता है। न्यूटन हो गया है, फिर रदरफोर्ड हो गया है ना, फिर आपका जीन के सिद्धांत हो गया है, चार्ल्स डार्विन वगैरह, जो ये बहुत फेमस नाम है। रदरफोर्ड हो गया, ये सब बहुत फेमस नाम है। चलिए उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी उत्तर बताइए। कुछ लोग तो शानदार जवाब दिए हैं। 18 जल्दी उत्तर बताइए। देखिए इसे हम न्यूटन के पहले गति के नियम को हम क्या बोलते हैं? इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व। इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। इसी से हमें क्या मिलती है? ये प्रथम नियम जो है, इसी से हमको बल की परिभाषा भी मिलती है। बहुत शानदार उत्तर, लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत शानदार। और न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर, और नहीं सॉरी, जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, प्रत्येक जो चीज़ है, कोई भी वस्तु है, विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना पड़े। चलिए बहुत बढ़िया, 18 का उत्तर। 19 नंबर पे चलते हैं। खाली स्थान को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, अभी मैंने तो कुछ देर पहले चर्चा भी किया था इसका। बताइए, उत्तर बताइए फटाफट, उत्तर दीजिए। शुगर लेवल, वेट, टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर? शानदार जवाब, ये तो मैंने अभी चर्चा किया था। ब्लड प्रेशर को हम किस में मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। और सिंपल जो मानव शरीर का सामान्य तापमान, ये ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी, वो 120/80। इस वाले को बोलते हैं हम सिस्टोलिक, और इस वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, इस वाले को सिस्टोलिक और इस वाले को डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मानव है उनका जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय। ठीक है ना। मानव के ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4। मानव में ब्लड कितना होता है? तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। अब कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम जगह कि 5 से 6 लीटर, वो बीच का लिया, लेकिन एक्चुअली 5.5 लीटर। एनसीईआरटी खोलिएगा उसमें मिल जाएगा आपको 5.5 लीटर। और जो ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक है ना, और इसमें जो मानव का ब्लड है उससे कुछ कम होता है महिलाओं में ब्लड। और रक्त की कमी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग। रक्त की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग रक्त अल्पता भी बोलते हैं, रक्त क्षीणता भी बोलते हैं। चलिए अगला 20वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल खाली स्थान का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। सौर विकिरण, जल संसाधन, नाइट्राइट्स या क्लोरोफिल? 20 का उत्तर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। बताइए। 20 का जो सही उत्तर देगा मेरे तरफ से थम्स अप। वाह, शानदार जवाब। कुछ लोग तो यहाँ कंफ्यूज होके उल्टे पुल्टे गलत जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग भी दीजिए। शानदार जवाब, जिनका भी उत्तर आया है ए, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। देखिए सोलर रेडिएशन, ये इंग्लिश सुधार लीजिएगा, है ना, रेडिएशन होगा। सोलर रेडिएशन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए हम कुल सौर विकिरण का 1% ही लेता है हरे पौधे। और हरे पौधों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। उसमें भी मैग्नीशियम वो होता है अंदर। चलिए
ये कभी मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा आराम से तो पूरा प्रोसेस बता दूंगा। फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण। और फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो दिन में होती है, यानी उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है ना। तो देखिए साइंस का ये शानदार 20 प्रश्न था। इसी तरह के यदि आप प्रश्न चाहते हैं कि मैं लाऊं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और बाकी अपनी तैयारी को में लगे रहिएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, एक्साइज कांस्टेबल हो, जैसे सीजीएल हो, या फिर अभी जो भर्ती आई है इंटरमीडिएट स्तर जो निम्न वर्गीय लिपिक हो वो, या फिर टीचर की तैयारी में जो लगे हैं, जो हाई स्कूल टीचर या पीजीटी टीजीटी की कर रहे हैं, सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। कब भर्ती आएगा ये जल्दी ही आना है, भर्ती कब टपकेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट होता है मैं फटाफट कोशिश करता हूँ कि आपको अपडेट भी देता रहूँ। तो ये आप लोग बिल्कुल जम के तैयारी करिए। बाकी आपको इसमें अगर इस टेस्ट में कोई सुधार चाहिए तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।